जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर बिना स्किप किए हुए देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो, बस चलते रहो। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी रुकना नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना, क्योंकि निरंतर बढ़ते रहना मतलब गतिमान बने रहना आपके जिंदा होने का परिचय देता है दोस्तों। और आप सबसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए मंजू रानी, बी पिंकी रानी, सी एमसी मैरी कॉम और डी पूजा रानी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष एमसी मैरी कॉम को चुना गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल चैंपियंस एंड वेटरन्स पैनल का गठन किया था, तो यह दूसरा साल है चैंपियंस एंड वेटरन्स का। और 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है कौन सी? एमसी मैरी कॉम। तो मैरी कॉम ने 2012 ओलंपिक कांस्य पदक जीता था। मैरी कॉम को AIBA के निदेशकों के बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया। मैरी कॉम 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और मैरी कॉम पहले भी कई बार विश्व संस्था की ब्रांड दूत रह चुकी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? आपके ऑप्शंस है ए नेपाल, बी चीन, सी फिलीपींस और डी रूस। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मुस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म और मुस्कावा से मोश, तो ब्रह्मोस ऐसे रखा गया दोस्तों। और ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। तो यह रूस और भारत द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। और दोस्तों, आपको बता दें फिलीपींस के बारे में, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला और यहाँ की मुद्रा पीसो है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न एंड कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दे दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी रूस, सी नेपाल, डी भारत। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका भारत को दे दिया है। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के पट्टे पर देगा। और श्रीलंका मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोलंबो साउथ पोर्ट के बेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास की मंजूरी दी है। दोस्तों, आज हम भारत के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत की मुद्रा रुपया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, भारत में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात में स्थित है, जो वह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो आपको भारत से जुड़े अन्य फैक्ट बताऊंगा मैं 10 से 15, बहुत अच्छे से सुनते जाना और प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, भले ही हमारे देश के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट कच्छ का रण विश्व भारत के गुजरात में ही स्थित है। दोस्तों, अगर भारत की हम अंतरराष्ट्रीय सीमा देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं भारत की, जिनमें से सबसे लंबी बांग्लादेश से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है 4096.7 किलोमीटर। भारत के कुल 17 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। और दोस्तों, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप प्लीज कर्क रेखा को भी याद रखें कि किन किन राज्यों से, और कर्क रेखा की आप राज्यों के नाम हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर है। तो यह भी याद रखें, जो कि अगर समय के रूप में देखा जाए तो 5.5 घंटे प्लस चलता है ग्रीनविच से। और यह रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, और वह 5 राज्यों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों, इसे इन राज्यों के भी नाम याद रखें, क्योंकि पूछ लिया जाता है। और इसको अगर वैसे देखा जाए तो इलाहाबाद के पास स्थित, प्रयागराज के पास स्थित, नैनी के पास से रेखा गुजरती है। दोस्तों, अगर हम यहाँ के
और देखें कि यहाँ का पहला नेशनल पार्क देखें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, जो कि 1981 में स्थापित किया गया था और जिसका क्षेत्रफल 4400 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ की अगर नदियाँ देखें तो गंगा सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर, और यहाँ का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग या गोरसुक्पा जलप्रपात किस नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटक में है, और इसका जो जोंग या गोरसुक्पा जलप्रपात की ऊंचाई 253 मीटर है। दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा मस्जिदें यहाँ पर भारत में ही स्थित हैं, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी में तीसरे नंबर पर है भारत विश्व में। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी तीसरे नंबर पर है विश्व में भारत। और यहाँ पर अगर देखें भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है, और भारत में ही शतरंज की खोज हुई थी दोस्तों, शैम्पू की खोज हुई थी, जीरो की खोज हुई थी। तो यह प्रमुख हमारे यहाँ के आविष्कार हैं भारत के। इसके बाद आपको बता दें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, और साथ में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क विश्व में भारत का ही है। आप याद रखें दोस्तों, टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आप यह भी याद रखें। और टेहरी बांध दोस्तों आप याद रखें कि वीलंगना नदी और भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है, जो 260.5 मीटर ऊंचा है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। साथ में दोस्तों याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा बांध अगर वैसे देखें तो सरदार सरोवर बांध है, जो नर्मदा नदी पर गुजरात में है। और भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। बस दोस्तों भारत से संबंधित ऑलमोस्ट 15 से 20 फैक्ट हो गए होंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए कीरॉन पोलार्ड, बी क्रिस गेल, सी रोहित शर्मा और डी ग्लेन मैक्सवेल। तो दोस्तों सबसे पहले आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि घरेलू लीग्स में कई ऐसे बल्लेबाज हो चुके हैं जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के मार दिए, लेकिन T20 इंटरनेशनल में अभी तक 2 ही बल्लेबाज हुए हैं। सबसे पहले भारत के युवराज सिंह, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदों पर 6 में 6 छक्के लगाए थे। और दूसरे वेस्ट इंडीज के कीरॉन पोलार्ड, जिन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ यह कारनामा किया है। कीरॉन पोलार्ड ने एटिंगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी हरियाणा और डी झारखंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। दोस्तों अरावली रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली लगभग 720 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों अरावली हिल्स, जो कि आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और अरावली रेंज लाखों साल पुरानी है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ है। दोस्तों अब नजर डालेंगे हरियाणा की तरफ। वैसे कल ही देखा था, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे, तभी आपको बार बार सुनकर याद होगा कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की राजकीय सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लगती है। हरियाणा में 2 प्राचीन युद्ध क्षेत्र स्थित हैं, जो कि हैं कुरुक्षेत्र और पानीपत। तो कुरुक्षेत्र में अपने महाभारत का युद्ध तथा पानीपत में बाबर ने पहला ही युद्ध लड़ा था 1526 में। उसके बाद अकबर और हैमू का 1556 और तीसरा है 1761 में लड़ा गया था। और फिर दोस्तों अगर हरियाणा में स्थित झीलें देखें तो बसई वेटलैंड, बड़खल झील और सूरजकुंड झील यहाँ की प्रमुख झीलें। यहाँ पर ऑलमोस्ट 19 से 20 झीलें स्थित हैं, लेकिन प्रमुख यहाँ पर बसई वेटलैंड्स, बड़खल झील और सूरजकुंड झील है। दोस्तों अगर हरियाणा के स्थित नेशनल पार्क देखें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर 2 संस्थान प्रमुख इंस्टीट्यूट
स्थित हैं दोस्तों। तो उन दोनों संस्थान के आप याद रखें कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो हिसार में है, और दूसरा है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह करनाल हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों आप दोनों इंस्टीट्यूट के नाम याद रखें। और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है ए पटना, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ और डी जयपुर। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से दिल्ली में ग्लोबल बायोगैस 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। दोस्तों यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है। इसका लक्ष्य भारत के विश्व में एक उभरते हुए नवोन्मेष केंद्र और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करना है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली की तरफ थोड़ी सी नज़र डालेंगे आज हम। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जी हैं, और दिल्ली के राज्यपाल उपराज्यपाल अजीत जी हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्योंकि यह पूछा गया है और पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली की अगर सीमा देखें तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, तथा दिल्ली के अगर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश देखें तो धीरूभाई नारायण भाई पटेल हैं। दोस्तों अशोल भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य दिल्ली का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। और बिल्कुल अपन दिल्ली में मुख्य स्थान देखें तो इंडिया गेट, लाल किला, कमल मंदिर, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, हुमायूं का मकबरा जो कि यूनेस्को धरोहर में शामिल है, कुतुब मीनार जो कि भारत की सबसे बड़ी मीनार है, सबसे ऊंची मीनार है। तो यहाँ के यह प्रमुख स्थान है। अगर हम दिल्ली मेट्रो को बताएं दोस्तों, तो दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो है, और दिल्ली में मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली ट्रेन शुरू की गई थी। तो दोस्तों यह भी याद रखें कि बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ शुरू की गई? दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन पर। देश का पहला हाइड्रो CNG स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया। तो यह भी आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी राजस्थान। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के किराए को 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी। नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों को धन मुहैया कराएगी, और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत भी वहन करेगी। दोस्तों हम नज़र डालेंगे हम कर्नाटक की तरफ। तो हम जैसे देख सकते हैं दक्षिण भारत में स्थित कर्नाटक एक राज्य है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहा जाता है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा तथा राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक 6 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा। तो 6 राज्यों के नाम है गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। यह इन 6 राज्यों से स्थलीय सीमा बनाता है, तथा अरब सागर से इसकी तटीय सीमा बनाता है। कर्नाटक की प्रमुख नदियां देखें दोस्तों, तो कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मलयप्रभा, शरावती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। शरावती नदी पर ही जोंग या गोरसप्पा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों आपको बताएं कि कर्नाटक में 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तथा कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें हम तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु के पास स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। जिनमें से दोस्तों आप बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल और मधुमलाई को बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि यह बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी फिजी, सी रूस और डी नेपाल। तो दोस्तों आप याद रखें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और तकनीकों, प्रशिक्षुओं के आदान प्रदान के सुविधाओं में भी प्रदान होता है। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम फिजी की तरफ। तो आपको बता दें कि फिजी की राजधानी शुबा और फिजी की मुद्रा डॉलर है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सरकार ने एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों में किस शहर ने प्रथम स्थान
प्राप्त किया है? ए अहमदाबाद, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी चेन्नई। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों में से बेंगलुरु शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कम आबादी वाले शहरों में शिमला प्रथम स्थान पर रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली 13वें स्थान पर रहा है। और टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट, महाराष्ट्र के पुणे, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई समेत सात शहर शामिल रहे हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के रूफटॉप और कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी विश्व बैंक और डी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों याद रखें आप कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के रूफटॉप सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को रूफटॉप सौर इकाइयां स्थापित करने के लिए रियायती ऋण वित्त पोषण का लाभ उठाने की अनुमति देगी। यह व्यवस्था उन फर्मों के लिए फायदेमंद होगी जो कोविड-19 महामारी द्वारा बढ़ते उनके वित्तीय संकट के साथ अक्सर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के उधार मानदंडों को पूरा नहीं करती है। दोस्तों विश्व बैंक के बारे में आपको बता दें तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास तथा वर्तमान सीईओ अंशुल कांता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? आपके ऑप्शन है ए 5वें, बी 6वें, सी 7वें और डी 8वें। तो दोस्तों आपको बता दें कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण में मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर रहे हैं। इस सूची में 2402 कंपनियों और 68 देशों से 3228 अरबपति शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में 8वें स्थान पर हैं। अंबानी की कुल संपत्ति 24% बढ़कर $23 अरब लगभग 6.09 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दोस्तों हरून के बारे में आपको बताएं तो हरून रिपोर्ट के अध्यक्ष और मुख्य शोधकर्ता रूपर्ट हुगबेर्फ, जिन्हें हरून भी बोला जाता है, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। हरून इंडिया के एमडी और मुख्य शोधकर्ता अगर देखें दोस्तों तो अनस रहमान है और हरून इंडिया का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए 2 मार्च, बी 3 मार्च, सी 4 मार्च और डी 5 मार्च। वैसे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों, अर्धसैन्य बलों, कमांडो, गार्ड, सेना के अधिकारी और सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित सभी सुरक्षा बलों के प्रति आभार प्रकट करना है जो देश की जनता की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। दोस्तों 4 मार्च 1966 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, इसीलिए 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1972 में आयोजित किया गया था। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन करके पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।